द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस नेटफ्लिक्स पर एक दिलचस्प नई सच्ची अपराध रहस्य थ्रिलर सीरीज है जो इटली के इतिहास में सबसे कुख्यात सीरियल किलर की कहानी को पर्दे पर लाती है। 1968 और 1985 के बीच फ्लोरेंस प्रांत में 16 युवा पुरुषों और महिलाओं की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस एक ऐसे सीरियल किलर की तलाश में निकल पड़ी जो ग्रामीण इलाकों में खड़ी अपनी कारों के अंदर अंतरंग हो रहे जोड़ों को निशाना बनाता था। द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस मूल रूप से मामले में कई संदिग्धों पर गहराई से नजर डालता है और भयानक अपराधों की शुरुआत का पता लगाने की भी कोशिश करता है। हालांकि 4 भाग वाली यह श्रृंखला कभी कभी थोड़ी असंबद्ध और दोहराव वाली लग सकती है, फिर भी यह एक मनोरंजक और गहन फिल्म है। तो एक बड़ी स्पॉइलर चेतावनी के साथ आइए इस डॉक्यूमेंट्री ड्रामा के बारे में विस्तार से बात करते हैं। श्रृंखला किस बारे में है? फ्लोरेंस का राक्षस 19 जून 1982 की रात फ्लोरेंस शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर शुरू होता है, जहां एक युवा जोड़ा, पाओलो मनाडी और एंटोनिला मिलिनी, अपने अपने घर लौटने से पहले सेक्स करने के लिए अपनी कार रोकते हैं। एनेला को ऐसी सुनसान जगहों से डर लगता है क्योंकि समाचार कार्यक्रम नागरिकों को एक सीरियल किलर के खुले में घूमने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पाउलो उसे आश्वस्त करता है कि वे मुख्य सड़क के बहुत करीब खड़े हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वे आसानी से गाड़ी चलाकर जा सकते हैं। हालांकि अपने तीव्र जुनून के क्षण में जोड़ा अपनी कार की ओर तेजी से आ रहे एक काले व्यक्ति को नहीं देख पाता है। जब तक वे ध्यान देते हैं और पाउलो गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अजनबी तुरंत एक हैंडगन निकालता है और युवाओं को गोली मार देता है, लेकिन जब मुख्य सड़क पर अन्य कार्य मामले की जांच करने के लिए रुकती हैं, तो उसे घटनास्थल से भागना पड़ता है। भीड़ ने लाशों को देखा और तुरंत पुलिस को बुलाया। एंटोनेला की मौत हो चुकी थी, लेकिन पाउलो अभी भी जिंदा था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सिल्विया डेला मोनिका पुलिस के साथ पहुंची। उसे यकीन था कि फ्लोरेंस के राक्षस नाम के सीरियल किलर ने ही इस जोड़े पर हमला किया है। यह केस उस केस से जुड़ा है जिसकी जांच वह कई सालों से पुलिस के साथ कर रही है। हालांकि अस्पताल ले जाए जाने के कुछ ही मिनटों बाद पालोमिनाडी की मौत हो जाती है। सिल्विया ने फैसला किया कि इस केस में लोगों को थोड़ी उम्मीद दी जानी चाहिए, खासकर तब जब यह बात फैल चुकी थी कि फ्लोरेंस के राक्षस का पहला गवाह पाउलो ही था। इसलिए वह खुद प्रेस से झूठ बोलती है कि पाउलो ने पुलिस को अपराधी के बारे में अहम जानकारी दी थी। वह वादा करती है कि इस जानकारी का इस्तेमाल सीरियल किलर की पहचान के लिए किया जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में सिल्विया एक ही तरह से हुई 4 जघन्य हत्याओं में एक पैटर्न खोजने की कोशिश कर रही है, जिसमें एक युवा जोड़े पर हमला किया गया था, जिसमें पहले आदमी को मार दिया गया था और महिला के शव, खासकर उसके प्राइवेट पार्ट्स को क्षत विक्षत कर दिया गया था। तभी उसे पता चलता है कि 1974 में इस सीरीज की पहली हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार वही था जो 1968 में सिने के छोटे से शहर में हुए एक पहले दोहरे हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था। सिल्विया और उसकी टीम को विश्वास था कि इस हत्याकांड और इसके सुरागों को फिर से देखने से उन्हें फ्लोरेंस के राक्षस को पकड़ने में मदद मिलेगी। इसलिए सिल्विया और उसकी टीम उस शख्स की पहचान करने के लिए निकल पड़ी जिस पर दोहरे हत्याकांड का आरोप था, जिसका नाम स्टीफन मेले था। स्टीफन मेले ने जासूसों को क्या बताया? जब जासूस सबसे पहले उस सुधार गृह में जाते हैं जहां स्टीफन मेले को कैद किया गया है, तो वह अपनी पत्नी बाबरा लूची की हत्या के बारे में बताता है और हमारे सामने घोर नारी द्वेष और शोषण की कहानी सामने आती है। 1959 में जब स्टेफानो के परिवार ने उसकी शादी बाबरा लाची नाम की एक स्थानीय महिला से तय की, तो उसकी पहली इच्छा शादी के दिन ही भाग जाने की थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी और मेले परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी। हमेशा से ही बेहद डरपोक और नम्र व्यक्ति रहे स्टेफानो ने इस स्थिति में कुछ भी नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि वह भी शादी के लिए इच्छुक नहीं थे, और इसलिए उनके भाई और चचेरे भाई ने बाबरा को रोकने और उसे घर वापस खींचने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए उसके परिवार को पहले ही अच्छी खासी रकम दे दी थी। मेले परिवार के पुरुषों के बेहद घृणित और कामुक स्वभाव के कारण ये शादी कभी भी सामान्य नहीं रही। स्टेफानो के पिता ने अपनी नई बहू के साथ यौन संबंध बनाने की भी कोशिश की। उनकी मां ने भी अपने पति और बेटे के कार्यों का सक्रिय रूप से समर्थन किया, क्योंकि उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण के कारण उनमें भी नारी द्वेष कूट कूट कर भरा था। लेकिन बाबरा ऐसी घिनौनी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने न सिर्फ अपने ससुर को उसकी गंदी हरकतों से रोकने के लिए पीटा, बल्कि यह भी मांग की कि स्टेफानो और उसके रहने के लिए एक नया घर बनाया जाए। वह दुष्ट बूढ़ा आदमी, जिसे कभी मना नहीं किया गया था, इस प्रतिक्रिया से घबरा गया और जाहिर तौर पर बुरा मान गया, लेकिन स्टेफानो और बाबरा को बसाने के लिए उसने अपना पुराना घर बेच दिया। हालांकि पहले कुछ महीने जब यह जोड़ा अकेले रहा तो वे काफी खुश थे,
लेकिन स्टेफानो के नम्र स्वभाव और उसकी आर्थिक तंगी ने जल्द ही कई समस्याओं को जन्म दे दिया। स्टेफानो ने फैसला किया कि उन्हें अपने अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लेना होगा और वह अपने कार्यस्थल से साल्वाटोर विंची नाम के एक दोस्त को जोड़े के नए रूममेट के रूप में ले आया। लेकिन घर में आने के कुछ ही दिनों के भीतर साल्वाटोर ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी और उसने सारी हदें पार कर दी जब एक रात वह जोड़े के बेडरूम में घुस गया और बाबरा पर हमला कर दिया, जबकि स्टेफानोस रसोई में बैठकर रो रहा था और अपनी पत्नी के साथ हो रहे बलात्कार को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस बेहद अप्राकृतिक कृत्य ने जोड़े के बीच विवाह के सभी सार को तोड़ दिया और उन पर अजीब तरीके से असर डाला। स्टेफानो ने अपनी पत्नी को एक नीच अनैतिक महिला के रूप में देखना शुरू कर दिया जो पुरुष के ध्यान के लिए बेताब थी, जबकि बाबरा को अपने पति की रक्षा या बचाव करने में असमर्थता पर झटका लगा। वह स्पष्ट रूप से उस घटना के सदमे और अपराधबोध से बहुत कम आत्मसम्मान वाली हो गई, जिसके लिए वह जिम्मेदार भी नहीं थी। किसी भी तरह बाबरा गर्भवती हो गई, माना जाता है कि साल्वाटोर के बच्चे की, और जब वह आदमी अब तस्वीर में नहीं था तो उसका भाई फ्रांसिस्को कुछ साल बाद उनसे मिलने आया। स्टेफानो को संदेह था कि बाबरा तुरंत फ्रांसिस्को की ओर आकर्षित हो गई और वे साथ में बाहर भी जाने लगे, जिसे वास्तव में शहर के कई लोगों ने देखा था। कुछ समय बाद बाबरा एक अलग आदमी के साथ बाहर गई, जो उसका नया प्रेमी था, क्योंकि उस समय तक उसकी और स्टेफानो की शादी केवल कागजों पर हुई थी और अपनी शादी की पवित्रता की परवाह नहीं थी, कम से कम उसकी तरफ से। संयोग से बाबरा अपने प्रेमी एंटोनियो लोइयानो के साथ डेट नाइट के लिए अपने छोटे बेटे नतालिनो को अपने साथ ले गई। इसी रात को जब यह जोड़ा मुख्य सड़क से दूर एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोककर लड़के को पीछे की सीट पर सुलाकर सेक्स करने लगा था, तभी कोई कार के पास आया और उन दोनों पर कई गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नतालिनो जागने के बाद पास के एक घर में भागा और उन्हें पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच शुरू होने के कुछ दिनों बाद स्टेफनी पुलिस के पास गई और उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या गुस्से और ईर्ष्या में अपनी 22 कैलिबर की बेरेटा बंदूक से की थी। पुलिस को वह बंदूक कभी नहीं मिली और स्टेफनो ने दावा किया कि उसने उसे घटनास्थल के पास एक गड्ढे में फेंक दिया था। फ्रांसिस्को विंसी को पुलिस ने क्यों छोड़ दिया? जब सिल्विया डेलम मोनिका और उनकी टीम ने स्टेफनी मेले से दोबारा पूछताछ की और उसके बेटे नतालिनो से मिलने की मांग पूरी की, तो उसने एक अलग ही कहानी बताई, जिसे उसने सालों पहले पुलिस से छुपा कर रखा था। जब बाबरा और फ्रांचेस्को विंसी ने डेटिंग शुरू की थी, तो वे रिलेशनशिप में रहने और शादी करने को लेकर बहुत गंभीर थे। फ्रांचेस्को ने स्टेफानो को इस तरह की व्यवस्था के लिए राजी करने की धमकी दी थी और पति ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन मुद्दा यह था कि फ्रांचेस्को की खुद की एक पत्नी मिस विटालिया थी, जिसे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसने उसके खिलाफ उसे छोड़ने का केस दर्ज कराया था। जल्द ही फ्रांचेस्को को मामूली अपराध के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और वह तस्वीर से बाहर हो गया। स्टेवानो के नए बयान के अनुसार फ्रांचेस्को को अपनी प्रेमिका बाबरा से जलन होने लगी थी, क्योंकि जेल में रहते हुए वह शहर के कई लोगों के साथ बाहर गई थी। वह बाबरा के नए प्रेमी एंटोनियो लोएको से खास तौर पर नाराज था और इसलिए जाहिर तौर पर फ्रांचेस्को ने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को जोड़े की हत्या का विचार बनाया और उसने स्टेफानो को अपने साथ चलने को कहा ताकि पति को अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके। रोचक बात यह है कि जैसे ही पुलिस ने 1982 में प्रेस से अपराधी के शारीरिक स्वरूप के महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बारे में झूठ बोला, फ्रांचेस्को फ्लोरेंस के अपने घर से भाग गया, अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर, और निर्देशक को फोन कर बताया कि पुलिस को क्या बताना है और क्या गुप्त रखना है। पुलिस को फ्रांचेस्को को खोजने और फोन रिकॉर्ड के आधार पर उसे गिरफ्तार करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन अब वह एक अलग कहानी बता रहा है। फ्रांचेस्को ने स्वीकार किया कि वह बाबरा की आदतों से नाराज था, खासकर जब उसके भाई साल्वाटोर ने, जिससे वह बेहद नफरत करता था, उसे बताया कि उसने बाबरा के साथ एक बार फिर से सोया था। नतीजतन फ्रांचेस्को ने बाबरा का सामना किया और सार्वजनिक रूप से उसे शर्मिंदा किया, लेकिन उसकी हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। फ्रांचेस्को के खिलाफ पुलिस के पास एक सुराग यह है कि उसके पास एक ऐसी ही बेरेटा हैंडगन थी जिसका इस्तेमाल बाबरा और फिर अगले 14 सालों में बाकी 4 जोड़ों की हत्या में किया गया था। लेकिन यह तथ्य कि उसी प्रांत में सैकड़ों लोगों के पास ऐसी बंदूकें हैं, इसका मतलब है कि उन्हें और अधिक सबूतों की जरूरत है। जून 1982 में पुलिस द्वारा प्रेस को दिए गए झूठ के बाद फ्रांचेस्को की हरकतें भी संदिग्ध लग रही थीं, लेकिन इस संबंध में भी कुछ खास नहीं मिल सका। फिर भी फ्लोरेंस पुलिस ने कोई जोखिम नहीं उठाया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और सितंबर 1983 में एक और हत्या होने तक उसे जेल में डाल दिया। जब फ्रांचेस्को पुलिस हिरासत में था, जर्मनी के एक समलैंगिक जोड़े
विल्हेम मेयर और जेन सेनरू अपनी वैन में प्यार कर रहे थे, तभी उन पर गोलियों से हमला किया गया और चाकू से वार किया गया। इससे पुष्टि हुई कि फ्रेंचेस्को फ्लोरेंस का असली राक्षस नहीं हो सकता था, इसलिए पुलिस को अंततः उसे रिहा करना पड़ा। मेले परिवार के सदस्य कौन थे जिन पर अपराधों का संदेह था? जैसे ही यह नया अपराध होता है और फ्रेंचेस्को को रिहा करना पड़ता है, पुलिस स्टेफानो से पूछताछ करती है क्योंकि उसने उन्हें झूठ बेचा होगा, और अब वह ऐसा करने की बात स्वीकार करता है, एक बार फिर अपनी कहानी बदलता है। स्टेफानो का कहना है कि उसने फ्रेंचेस्को का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसे खुद उस आदमी से जलन हो रही थी क्योंकि उसने उसकी पत्नी को चुरा लिया था और इसलिए उसने बदला लेने की कोशिश की थी। हालांकि रिहा होने के बाद एक इंटरव्यू में फ्रेंचेस्को ने एक रिपोर्टर को बताया कि 14 साल पहले हुई किसी घटना का बदला लेने की कोशिश करना असामान्य है, और उसे विश्वास है कि स्टेफानो ने किसी और को बचाने के लिए झूठ बोला था। पुलिस को एक बिल्कुल नए संदिग्ध का पता चलता है जब योलांडा लिब्रा नाम की एक स्थानीय महिला देर रात स्टेफानो के बड़े भाई जियोवानी मेले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। योलांडा बताती है कि कैसे वह जियोवानी के साथ डेट नाइट के लिए बाहर गई थी, लेकिन उसने बेहद अजीब और संदिग्ध तरीके से काम किया, जिससे उसे अपनी जान का डर हो गया और वह जल्द से जल्द अधिकारियों के पास भाग गई। योलांडा के अनुसार जियोवानी उसे एक बार में ले गया जहां उन्होंने कुछ ड्रिंक्स ली और फिर उसे फ्लोरेंस के राक्षस के पहले आधिकारिक अपराध स्थल पर ले गया जहां 1974 में किशोर पास्कोली जेंटाकोर और स्टेफानिया पटिनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जियोवानी ने हत्या के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया, जैसे कि वह सभी विवरणों को जानने के लिए जुनूनी हो, और यहाँ तक कि उसने योलांडा को उसी स्थान पर लेटा दिया जहां स्टेफाना की हत्या हुई थी, ताकि वह असली अपराधी की तरह उसे 97 बार चाकू मारने का नाटक कर सके। फिर वह उसे एक स्थानीय कब्रिस्तान में ले गया जहां उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, और जब उसने मना कर दिया तो वह गुस्से में वहां से चला गया। आयरलैंड ने तुरंत उसकी कार के ट्रंक की तलाशी ली जिसमें गांठ वाली रस्सियां और धारदार हथियार जैसे चाकू और स्कैल्पेल और अश्लील पत्रिकाएं थीं, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह गलती से फ्लोरेंस के राक्षस के साथ बाहर चली गई थी। पुलिस को यावनी के खिलाफ मिले सबसे अहम सुरागों में धारदार हथियार, गांठ वाली रस्सियां, खून और बालों वाली डायरी और पत्रिकाएं शामिल थीं। सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर अपने कार्यस्थल से फ्लोरेंस लौटने की उसकी आदत भी उन तारीखों से मेल खाती थी जब फ्लोरेंस के राक्षस ने अपने कई पीड़ितों को मार डाला था, और जियोवानी के पास हत्याओं वाली रातों के लिए कोई बहाना भी नहीं था। मामले को और भी संदिग्ध बनाने के लिए 1983 में पुलिस को स्टेफानो के पास से एक हस्तलिखित नोट मिला, जिसमें जियोवानी द्वारा जांच को मेले परिवार से हटाकर फ्रेंचेस्को की ओर मोड़ने के लिए लिखा गया था, जिससे पता चलता है कि उसने अपने भाई के आदेश पर काम किया था। पुलिस के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर जियोवानी और स्टेफानो ने मिलकर बाबरा को उसके आदेश पर मार डाला, क्योंकि उसे और उसके माता पिता को लगता था कि बाबरा उनके परिवार को शर्मिंदा और बदनाम कर रही है। हत्या के 1 साल बाद पूछताछ के दौरान नतालिनो ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता और उसके चाचा पिएरो मुचेरिनी दोनों ही अपराध स्थल पर मौजूद थे। फ्लोरेंस के राक्षस में यह सुझाव दिया गया है कि पिएरो मुचेरिनी, जो जियोवानी और स्टेफानो का साला था, उस क्षेत्र के वोयरिस्टिक क्रिप्स के एक समूह से संबंधित था जो अक्सर अपनी कारों के अंदर प्यार कर रहे युवा जोड़ों पर नजर रखता था, यहाँ तक कि भविष्य के उपयोग के लिए ध्वनि रिकॉर्डिंग भी करता था। इसलिए जियोवानी और पिएरो दोनों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूर्व को फ्लोरेंस के राक्षस होने के संदेह में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन पहले की तरह अगली हत्या जुलाई 1984 में होती है जब जियोवानी मेले जेल में है और पिएरो मुचेरिनी भी अपराध स्थल के पास नहीं है। फ्लोरेंस प्रांत के एक छोटे से शहर विकियो में एक युवा जोड़ी क्लाउडियो स्टेफानाची और पा गिल्डा रोंटिनी की हत्या कर दी जाती है। पिया के शरीर के साथ उसी तरह से क्षत विक्षत किया जाता है जो फ्लोरेंस के राक्षस का ट्रेडमार्क बन गया था। इस तरह जियोवानी 2 को रिहा करना पड़ा क्योंकि यह इस बात का निर्णायक सबूत था कि वह सीरियल किलर नहीं है। क्या साल्वाटोर विंसी असली सीरियल किलर है? लगातार असफल होने के बाद पुलिस ने बाबरा लोची के करीबी रहे एक शख्स साल्वाटोर विंसी से और पूछताछ करने का फैसला किया। दरअसल साल्वाटोर पर अपनी पहली पत्नी को जहरीली गैस देकर मारने का आरोप था, लेकिन उस पर इस अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सका क्योंकि उसने इसे आत्महत्या का रूप देने में कामयाबी हासिल की थी। इस थ्योरी के मुताबिक साल्वाटोर, जो एक समलैंगिक था, स्टेफनी के करीब आ गया और उसके अपार्टमेंट में रहने के बाद उसके साथ यौन संबंध भी बनाए। जब बाबरा ने उनके अफेयर का समर्थन नहीं किया तो साल्वाटोर ने उसके साथ जबरदस्ती की,
लेकिन उसे चुप रहने और अपने और स्टेफनी के गुप्त रिश्ते के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। इसके बाद भी दोनों शख्स बाबरा के साथ जबरदस्ती करते रहे, लेकिन जब बाबरा ने खुलासा किया कि वह गर्भवती है, तो वह चला गया। साल्वेटर कुछ साल बाद फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ गया, लेकिन जब बाबरा ने उससे अब और खतरा महसूस करने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे मारने का फैसला किया और स्टेफानो को अपने साथ ले गया। एक और महिला, रोसेना मासा, के बारे में भी बात की जाती है, जो साल्वेटोरी की दूसरी आधिकारिक पत्नी थी, और वह उसके विकृत और समाज विरोधी स्वभाव का और खुलासा करती है। साल्वेटोरी ने रोजीना को दूसरे पुरुषों के साथ अंतरंग होने के लिए मजबूर किया ताकि वह उसे देख सके और आनंद ले सके। और फिर जब महिला ने आखिरकार अपने बच्चों के साथ जाने का फैसला किया, तो उसके जीवन में एक छेद रह गया। रोजीना के अपने पति को छोड़ने, कुछ समय बाद वापस आने और फिर हमेशा के लिए उसे छोड़ने की तारीखें हत्याओं की तारीखों से मेल खाती हैं, लेकिन साल्वेटोरी के खिलाफ अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि जब एक फ्रांसीसी जोड़े, जीन क्विची और नादिन मोरियो, अपने शिविर में मृत पाए जाते हैं और जासूस सिल्विया डेलम मोनिका को मोरियो के मांस से सजे एक पत्र मिलता है, तो पुलिस इस खतरे को गंभीरता से लेने का फैसला करती है। वे फ्लोरेंस के राक्षस होने के आरोप में साल्वाटोर आइंसी को गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं कि उसने अपने रिश्तेदार से बेटा गन खरीदी थी और सभी हत्याओं को अंजाम देने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। 1988 में अदालत में आखिरकार मुकदमा चला, लेकिन अभियोजक का तर्क इस दावे पर बहुत अधिक निर्भर था कि साल्वाटोरे ने अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी। स्टेफानो को गवाही के लिए लाया गया, लेकिन उसने दावा किया कि उसे याद नहीं है कि साल्वाटोरे ने अपनी पहली पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की थी। इससे स्वाभाविक रूप से पूरा केस खराब हो जाता है, और यह स्पष्ट नहीं है कि स्टेफानो ने जानबूझकर ऐसा किया या उसे वाकई इतने समय पहले की यह बात याद नहीं है। फ्लोरेंस का राक्षस यह भी कहने की कोशिश करता है कि वह साल्वाटोरे को दोषी ठहराने से इनकार करता है क्योंकि दोनों के बीच एक बार प्यार हो गया था, लेकिन यह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1988 में बरी होने के बाद साल्वाटोर विंसी गायब हो गया, संभवतः पहचान बदलकर कहीं और चला गया, लेकिन फ्लोरेंस के राक्षस के अपराध भी उसके गायब होने के बाद बंद हो गए। फ्लोरेंस का असली राक्षस कभी पकड़ा गया है? फ्लोरेंस के राक्षस के अंत से पता चलता है कि स्टेफानो विंची असली अपराधी था जो सबूतों की कमी के कारण बच निकला, लेकिन असली मामले में ऐसा कोई निर्णायक अंत नहीं था। फ्लोरेंस का राक्षस कभी नहीं मिला, पकड़ा जाना तो दूर की बात है, और उसकी सीरियल किलिंग आज भी इटली में सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। शो में दिखने वाले एक और शख्स पेट्रो पच्चिनी के अलावा बाद में उसके पिछले अपराधों के कारण उसे भी संदिग्ध माना गया, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। हालांकि पैची और 3 अन्य लोगों, मारियो वानी, जीन कार्लो लाही और फ्रांसिस्को कैलामेंड्रे पर संभावित संदिग्धों के तौर पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से कुछ को कुछ मामलों में दोषी भी ठहराया गया। उन सभी 8 हत्याओं से उनका कोई संबंध नहीं पाया जा सका। पचिनी को अपील पर बरी कर दिया गया और उसके खिलाफ नई अपील की सुनवाई से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, जबकि कैलामेंड्रे को भी अंततः बरी कर दिया गया। फ्लोरेंस के राक्षस का मामला व्यापक रूप से अभी भी अनसुलझा माना जाता है, और कई थ्योरीज भी बताई गई हैं, जैसे कि हत्याओं को एक पंथ से जोड़ा जाना और राशि हत्यारे से संबंध होना, हालांकि उनमें से कोई भी टिक नहीं पाया। अंततः फ्लोरेंस का राक्षस इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के भयानक सीरियल किलर केवल 1960 से 1980 के दशक के भयानक महिला विरोधी समाज और समय में ही मौजूद हो सकते थे, जिसमें यह स्पष्ट संकेत दिया गया था कि श्रृंखला में देखा गया प्रत्येक पुरुष असली हत्यारा हो सकता है, या शायद उनके जैसे कई अन्य पुरुष पिछले अपराधों का फायदा उठाने के लिए एक साथ आए थे। चारों पुरुषों में से प्रत्येक और उनके जैसे कई और केवल महिलाओं पर हावी होने और उन्हें किसी भी विकृत तरीके से नियंत्रित करने के बारे में चिंतित थे। शायद फ्लोरेंस के राक्षस के बारे में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रूर हत्यारे द्वारा मारे गए युवा जोड़ों को अब कभी न्याय नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और नीचे टिप्पणी अनुभाग में वीडियो के बारे में अपने विचार साझा करें। सिनेमा और श्रृंखला की अपनी दैनिक खुराक पाने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब